बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सेहत सब के लिए और मैं हूं आपकी मेज़बान डॉक्टर शुमाला गफ़ार। नाज़रीन, सेहत सब के लिए में हम आज बात करेंगे दिल की बीमारियों के हवाले से। और दिल की बीमारी एक ऐसी बीमारी है जिसका ताल्लुक़ किसी ख़ास सोशो इकोनॉमिक ग्रुप से नहीं है। इसका मतलब ये है कि ये अमीर को भी उतना ही इम्पैक्ट करती है जितना कि गरीब को। तरक्की याफ्ता ममालिक में भी उतनी ही पाई जाती है जितनी कि तरक्की पजीर ममालिक में। और इसकी वजह जो है वो हमारा सेडेंट्री लाइफस्टाइल है। हमारी ज़िंदगियों में बढ़ता हुआ स्ट्रेस भी इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसी तरह हमारी जो खुराक है जो कि नाकिस होती जा रही है वो भी एक कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है। इस पर मज़ीद आज हम बात करेंगे अपने प्रोग्राम में। हमारे नंबर्स आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। द नंबर्स आर 0519212643, 0519212644। हमारे साथ प्रोग्राम में एक जानी मानी शख्सियत मौजूद हैं, मेजर जनरल अज़हर महमूद कियानी साहब, जो कि जिस तरह कि मैंने कहा कि कार्डियोलॉजिस्ट हैं और बहुत सारे अहम ओहदों पर फाइज रह चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द प्रोग्राम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं जी? अल्हम्दुलिल्लाह। जी सर, हम हमेशा बात करते हैं दिल की बीमारियों के हवाले से और काफ़ी अरसे से हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी देखा यही गया है कि जब पेशेंट एमरजेंसी में आता है तो अक्सर वो देर कर देता है। तो इस देर की क्या वजह होती है? एक तो सबसे पहले तो ये होता है कि उसे अपने जो अलामात होती हैं, सिम्टम्स होते हैं, वो पहचान नहीं पाता कि मुझे हो क्या रहा है। और जब पहचान लेता है या उससे थोड़ा सा शक भी गुजरता है तो वो इनकारी की सूरत में होता है कि डिनाई कर रहा होता है कि ये मुझे नहीं हो सकता, हार्ट अटैक नहीं, ये मैदे का कोई मसला होगा। तो वो उसे देखें, ये ऐसी बीमारी है जो चंद सेकंड्स लेती है और चंद मिनट्स लेती है और हार्ट आपका बंद हो जाता है अगर आप ट्रीटमेंट ना करें, इसके शुरू ना करें। और कई दफ़ा, जैसे मैंने पहले प्रोग्राम के शुरू में कहा कि अगर 10 लोगों को हार्ट अटैक होता है तो उस 10 में से सिर्फ 6 अस्पताल पहुंच पाते हैं, 4 का या घर में डेथ हो जाती है या रास्ते में डेथ हो जाती है, वो पहुंच ही नहीं पाते। तो आप इसकी अहमियत का इस चीज़ से अंदाज़ा लगाएं कि टाइम कितना ज़रूरी है। बिल्कुल। कि जो ही आपको मसला हो आप फ़ौरन हॉस्पिटल की तरफ चल पड़ें। और साथ ही साथ, अगर आई थिंक इस प्रोग्राम की वसातत से हम लोगों को ये बताएंगे कि घर में इमरजेंसी मेडिसिन ज़रूर रखें। एक गोली है जिसे हम एंजिसिड कहते हैं, जो कि दिल के मरीज़ों के लिए, सीने के दर्द के लिए होती है, कुछ ज़ुबान के नीचे रखते हैं इमरजेंसी की सूरत में। और दूसरा जो है डिस्प्रिन, जो है उसका एक पता, रैकेट एंड कोलमैन की जो आम डिस्प्रिन है, वो घर में ज़रूर पड़ी होनी चाहिए। और अगर आपको सीने में दर्द महसूस हो, सीने में घबराहट या घुटन महसूस हो, या आपको पता चले कि सीने पे दबाव या प्रेशर आ गया है और प्रेशर जो है वो आपकी गर्दन की तरफ जा रहा है या जबड़े की तरफ जा रहा है, या एक बाजू में, बाएं वाले बाजू में आ गया है या दोनों बाजुओं में आ गया। और कई दफ़ा कुछ लोगों को सीने में दर्द नहीं होता, वो सीधा पीछे बैक में दर्द होता है। अच्छा, दो कंधों के, दो, के बीच में जा जी, रहा होता शोल्डर है। ब्लेड्स के दरमियान में। और कुछ लोगों को सीने में दर्द होता ही नहीं है, उन्हें पेट में दर्द होता है। और ये स्पेशल किस्म का हार्ट अटैक है जिसे हम इन्फीरियर एमआई कहते हैं। और ये पेट में दर्द होता है और आपको घबराहट होती है, आपको मतली आती है, वॉमिटिंग आती है, पसीना होता है और आपको लगता है कुछ हो रहा है। और कुछ लोगों को ये महसूस होता है कि मैं जान जा रही है, ये मेरी मौत वाक़या हो रही है। अच्छा। ये फीलिंग भी आती है। और जब आपको इस तरह की कोई फीलिंग आए तो फिर आप टाइम वेस्ट ना करें। अगर घर में एंजिसिड पड़ी है तो वो ज़ुबान के नीचे एंजिसिड रखें। अच्छा। डिस्प्रिन पड़ी हुई है तो डिस्प्रिन चबा के खा जाए। अच्छा, ठीक। और जो काम कर रहे हैं वो रोक दें। खाना खा रहे हैं तो खाना भी रोक दें। ठीक। और अगर कोई चीज़ हाथ में उठाइए रख दें और लेट जाए। अच्छा। और देखें 1 मिनट 2 मिनट के आपको वो एंजिसिड लेने के बाद आराम आता है कि नहीं आता। अगर नहीं आता तो फिर आप अस्पताल की तरफ, जो नज़दीक अस्पताल की तरफ चल पड़े। अभी देखें, हम ये जो बता रहे हैं प्रोग्राम, जहाँ जहाँ पे आप रहते हैं आपको पता होता है कि आपके घर नज़दीक कौन सा अस्पताल है जहाँ आप इमरजेंसी में जल्दी में जा सकते हैं। और आपको ये भी पता होना चाहिए, ये भी अंदाज़ा कर लें कि अगर ये ट्रैफिक चल रही है, अगर मैंने मोटरसाइकिल पे जाना है, साइकिल पे जाना है, रिक्शे पे जाना है, गाड़ी पे जाना है, तो मुझे कितना टाइम लगेगा। उस टाइम के हिसाब से वो आप अगर डिस्प्रिन ले लें और एंजिसिड ले लें तो आपने घर से अपनी ट्रीटमेंट शुरू कर दी है। और वो जो टाइम आपका ज़ाया होता है इमरजेंसी ट्रीटमेंट शुरू होने में, वो बच जाता है और आपकी ट्रीटमेंट घर से शुरू होगी। आप अस्पताल पहुँचेंगे तो उस ट्रीटमेंट का कुछ ना कुछ आपको फ़ायदा ज़रूर होगा। हो सकता है कि आपका अटैक उधर ही रुक जाए, हो सकता है कि अटैक से जो नुकसान होता है वो बहुत थोड़ा नुकसान हो जब तक आप पहुँचते और आपने ट्रीटमेंट शुरू कर दिया है। क्योंकि खून का एक क्लॉट, लोथड़ा जो है, उस नाली, दिल की नाली को बंद किया होता है
जब वो 100% बंद होती है तो फिर आपको हार्ट अटैक होता है। अच्छा। और डिस्प्रिन का या एंजासिड का ये फ़ायदा होता है कि नाली को खोलते हैं और जो खून का लोथड़ा जिसने 100% नाली को बंद किया हुआ है वो डिस्प्रिन के साथ पिघलना शुरू हो जाता है। अच्छा। या डिज़ाल्व होना शुरू हो जाता है और वो उसका फ्लो जो नाली में रिस्टोर होता है तो हार्ट अटैक या तो रुक जाता है या फिर थोड़ा नुकसान उसका होता है, अच्छा डैमेज सर, थोड़ा होता है। ये डिस्प्रिन वही है एस्पिरिन भी जिसको कहा जी जाता हाँ, है और जो कि यूजुअली पानी में मिलाकर लोग पीते हैं? यो देखें अगर सॉल्युबल पड़ी हुई है तो सॉल्युबल पानी में डाल के जो हल होने वाले कर ले, अदरवाइज जो ठीक है। दूसरी डिस्प्रिन है उसको पूरी पूरी टैबलेट को चबा ले, चबा बड़ी के पानी से पी लें तो उसका असर जल्दी शुरू हो जाता बिल्कुल, और बड़े आराम से ये दस्तयाब है और घर में भी बहुत सारे लोगों की पड़ी होती है, लेकिन ज़रूरी ये है कि सामने पड़ी भी हो ताकि ज़रूरत के टाइम पे आप वहाँ से वो दवाई उठा के इस्तेमाल कर सकें। अच्छा सर, इसकी डोजेज भी एक दफ़ा मैं चाहती हूँ कि आप बता दें, बिकॉज डिफरेंट स्ट्रेंथ्स में आती है, तो एस्पिरिन कितनी लेनी है। चाहिए? देखिए आम जो एस्पिरिन की जो गोली है वो 300 मिलीग्राम की ठीक होती है। है। फिर हमने उसके मुख्तलिफ स्ट्रेंथ बनाई है, 75 मिलीग्राम की भी है जो चौथा हिस्सा बनता है, फिर 150 मिलीग्राम जो आधी गोली बनती है। लेकिन हम नॉर्मली जब शुरू में अटैक में तो फुल टैबलेट देते हैं, ठीक है। लेकिन जब हम बाद में उसे अटैक को ट्रीट कर लेते हैं और मरीज़ को डिस्चार्ज करते हैं तो फिर हम 75 मिलीग्राम की देती हैं जो आपने कई साल तक वो लेनी होती है, वो आप 75 लेते हैं। लेकिन शुरू में जो है आपने डिस्प्रिन की पूरी गोली वो ठीक है। 300 मिलीग्राम की है वो आपने लेनी है। तो सर अगर किसी के पास 75 पड़ी हो तो वो भी इस्तेमाल कर वो सकता है? भी वो वो फिर भी क्या करे, इस्तेमाल 2 ले ले, क्या करे? नहीं 4 ले ले। अच्छा, और 4 ले लें। 75 किया तो फिर 4 ले ले कि ठीक है। 300 मिलीग्राम जो है वो रिकमेंडेड है कि शुरू में हो। नॉर्मली तो हमारे पास जब हार्ट अटैक में अस्पताल में आता है तो हमें एक और ब्लड थिनर है जो क्लोपिडोग्रिल कहते हैं, उसकी भी 4 गोलियां देते हैं, लेकिन वो हॉस्पिटल में हो तो वो ज़्यादा बेहतर है। वो वहाँ पे क्योंकि देख भी लेते हैं कि ज़रूरत है कि नहीं है, ईसीजी में क्या चेंजेस आ रही हैं, बाकी क्या चेंजेस आ रही हैं देख के। लेकिन ये डिस्प्रिन और एंजासिड घर से ले ले तो इसका अगर ना भी आपको हार्ट अटैक हो रहा हो, आपको दिल की ना भी बीमारी हो तो इसका कोई नुकसान नहीं है। ठीक है, दोनों साथ ले सकते हैं सर, एस्पिरिन भी और एंजासिड? आप जी कह जी, रहे हैं कि दोनों आपने दोनों साथ ले लेनी जी है। जी। अच्छा सर, ये भी तो देखा गया है कि बहुत सारे जो मरीज होते हैं वो हॉस्पिटल तो पहुंच जाते हैं, लेकिन वहां पर जो अमला होता है क्या वो इतना ट्रेंड होता है? क्योंकि मुझे लगता है कि कहीं पर गैप है। हमारे बहुत सारे डॉक्टर्स ऐसे हैं जो कि चीज़ों को मिस कर रहे हैं। आपको क्या लगता है सर इस बारे में? बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो देखें ये मेरे अभी जो तजर्बा रहा है कि बेचारा मरीज़ जो है उसने अपना काम, उसे तकलीफ़ हुई और उसने समझा कि उसे हार्ट अटैक हो रहा है, वो अस्पताल पहुंच गया। अस्पताल पहुंच के उसे बताया जाता है जी हमने आपकी ईसीजी कर ली, वो ठीक है और आपको हार्ट अटैक नहीं है, शायद मैदे की तकलीफ़ है, और उस बेचारे को घर भेज देते हैं और घर जाके उसे हार्ट अटैक हो जाता है। सही। और डैमेज उस वक्त होता है, फिर सीरियस हालत में वापस लाया जाता है। होता ये है कि जो वहाँ पे मैं ये चाहूँगा कि जो आप जाएं किसी डॉक्टर हॉस्पिटल में तो देखें कि प्रेफरेबल ये है कि आपका वो अस्पताल हो जहाँ पे दिल की बीमारियों का इलाज होता हो, या फिर ऐसे मुस्तनद डॉक्टर के पास जाएं जो ईसीजी पढ़ सके और आपकी जो अलामात है उन्हें पहचान सके। और आपका डायग्नोस, ज़रूरी नहीं है कि मेरी ईसीजी ख़राब होगी तो मैं कहूँगा आपको हार्ट अटैक हुआ, मेरा टेस्ट ख़राब आएगा तो फिर कहूँगा जी हार्ट अटैक है। मरीज़ बता क्या रहा है, उसे तकलीफ़ क्या हो रही है। हो सकता है कि उसकी कोई चीज़ टेस्ट में आई नहीं रही, उसकी ईसीजी में ख़राबी आई नहीं रही, वो उस फेज़ में है जिसमें चेंजेस नहीं आती, लेकिन उसे हार्ट अटैक हो रहा है। सही। वो आपने पहचान के उस मरीज़ को अस्पताल में दाखिल कर लेना है, ऑब्जर्व करना है और साथ ही साथ उसकी ट्रीटमेंट शुरू कर देनी है जब तक कि साबित ना हो जाए कि ये हार्ट नहीं है। कई उसी से फिर हार्ट अटैक बचता है, उसी से दिल का जो नुकसान होता है वो बचता है, और मरीज़ जो कि नॉर्मल दिल के साथ ज़िंदगी गुजार सकता है वो मरीज़ जो ट्रीट होता है। जो नहीं ट्रीट होता उसका 20, 30, 40, 50% हार्ट डैमेज हो जाता है, आधे दिल के साथ फिर वो काम करता है। वो मरीज़ जो पहुंचा उसने आपका फ़र्ज़ पूरा कर दिया है, अब डॉक्टर का काम उसे ट्रीट करे ताकि फर्दर डैमेज से बचा सके। तो ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। मरीज़ को मेरा ये मशवरा है कि अगर मरीज़ जाता है अस्पताल में, उसे तकलीफ़ हो रही है और डॉक्टर साहब कहते हैं जी आपकी ईसीजी ठीक है और आपका जो है वो टेस्ट भी ठीक है, लेकिन उसे घबराहट हो रही है, सीने पे बोझ या दबाव, उसने कहा डॉक्टर साहब मैं ठीक नहीं हूँ, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, एक दफ़ा तसल्ली कर ले कि मुझे नहीं है दिल का मसला, फिर मैं घर जाऊँगा। क्योंकि जाना और आना वो टाइम ज़ाया होता है और उसमें से कई दफ़ा कॉम्प्लिकेशन होती है और डेथ्स होती है लोगों की घर जाके डेथ्स हो गई है, अस्पताल इमरजेंसी में दिखा के गए, वापस आके डेथ होगी। तो ये बड़ा ज़रूरी है कि ऐसी जगह पे जहाँ पे लोग ईसीजी पढ़ सकें, जहाँ आपके बीमारी को डायग्नोस कर सके, वहाँ पे जाएं, और आपको अपने घर के नज़दीक उस अस्पताल का पता होना चाहिए। सही। यहाँ पर एक कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब, ज़हीन अब्बासी बोल रहा हूँ, जिला बाग से, आज़ाद कश्मीर से सर। जी सवाल पूछें। जी सवाल पूछें।
सर मेरा जिगर चिकनाई बनाता है। मैं 2012 से मैं सर ये दवाएं इस्तेमाल करता हूँ। जम्पिड, 600 mg रोवेस्टा और फिनोगेट। ठीक है। मुख्तलिफ किस्म की मैं दवाएं इस्तेमाल करता हूँ सर। ठीक है। जी सर, अभी डॉक्टर साहब से मशवरा करना है। ये अपने जम्पिड मैंने 4 साल जम्पिड इस्तेमाल की है, 4 साल मैंने रोवेस्टा इस्तेमाल की है, अभी मैं लिपी गेट इस्तेमाल कर रहा हूँ। ठीक है। आपका कितना कोलेस्ट्रॉल है? तो कोलेस्ट्रॉल कितना है आपका? कोलेस्ट्रॉल सर मौजूदा कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है। मौजूदा कोलेस्ट्रॉल है सर 5.5। ठीक है। तो किसी जी ट्राइग्लिसराइड 2.8। ठीक है। तो किसी डॉक्टर को दिखा रहे हैं आप या खुद से दवाई खाए जा रहे हैं? सर मुख्तलिफ डॉक्टर साहबान से सर चेकअप कराता हूँ। ठीक है। तो उन्होंने क्या कहा है आपको कि दवाई इस्तेमाल करते रहे? आपका जिगर चिकनाई बनाता है। सही। और कोई दिल का मसला तो नहीं हो रहा आपको? दिल में दर्द, सांस का फूलना? नहीं सर, दिल का मसला कोई नहीं है। ये मैंने ईटीटी इको वगैरह कराया था। ठीक है। और कोई ब्लड प्रेशर वगैरह रेज है आपका? जी सर, ब्लड प्रेशर तेज रहता है सर। अभी तो जब दवाई इस्तेमाल करता हूँ 130/90 रहता है। ठीक है। उम्र कितनी है आपकी? उम्र 60 है सर। ठीक है। और तंबाकू नोशी वगैरह करते हैं आप? नहीं सर, कुछ भी नहीं करता हूँ। ठीक है। और वॉक वगैरह करते हैं? जी सर, पैदल चलता हूँ 2 किलोमीटर, इतना डेली रोजाना चलता हूँ 2 किलोमीटर तक। बहुत अच्छी बात है। और खाने में एहतियात करते हैं आप? 70% एहतियात करता हूँ सर, 70%। ठीक है। चलें आपके सवाल का जवाब लेते हैं। बहुत शुक्रिया कॉल करने का। जी सर। जी आई थिंक इनका सवाल था कि इन्हें चिकनाई ज़्यादा है, मुख्तलिफ दवाइयाँ इस्तेमाल करते रहे हैं। अभी वो लोग डॉक्टर ने बताया कि जिगर आपका चिकनाई ज़्यादा बनाता है। उसमें 2-3 चीज़ें हैं कि ये कहते हैं कि 70% में एहतियात करता हूँ। बहुत अच्छी तो 70% तो बहुत अच्छी बात है अगर आप 70% एहतियात करते हैं। देखिए, जब हम एहतियात करते हैं तो बताते हैं आपको एहतियात करें, तो उसमें ये टोटल कोई चीज़ ममनू नहीं होती। होता ही है कि वो कभी कभार 2 हफ्ते में, महीने में एक दफ़ा चीज़ वो खा लें, इस्तेमाल कर लें तो ठीक है। लेकिन जब आपका इनका कोलेस्ट्रॉल और इनकी जो बाकी ट्राइग्लिसराइड और कोलेस्ट्रॉल इतना ज़्यादा नहीं है, आई थिंक लिपिगेट जो इन्हें चाहिए कि जो गोली खा रहे हैं वही 20 मिलीग्राम में खाते रहें। इन्होंने रोविस्टा का भी बताया, फिर जैम्पिड का भी बताया, फिर एक फिनोगेट है वो ट्राइग्लिसराइड कम करते हैं, उसका भी बताया। लेकिन आई थिंक इनको किसी एक चीज़ पे ये टिके हुए नहीं है। हाँ, अभी जो है एक दवाई जब आपको बता दी जाए तो वो दवाई आप बाकायदगी से इस्तेमाल करें। और जो ब्लड प्रेशर कहते हैं जब इस्तेमाल करता हूँ तो 130/90 होता है, तो जब वाली बात नहीं है, ये तो सारी उम्र इस्तेमाल करनी है। नहीं है, आपको करना ये आपको जब ब्लड प्रेशर होता है तो ये सारी उम्र की बीमारी है और एक चंद दिनों महीनों की बीमारी नहीं है। और जब आपने दवाई लेनी है तो फिर दवाई आपने बाकायदगी से लेनी है और सारी उम्र लेनी है। और जब तक डॉक्टर आपको ना कहे कि ये बंद करें या कम करें, आपने अपने तौर से उसको कम नहीं करना। तो फिर वो ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे चक्कर लगाता रहता है और बजाय फ़ायदे होने के आपको नुकसान हो जाता है। इसलिए जो दवाइयाँ कोशिश करें कि डॉक्टर साहब को रिक्वेस्ट करें कि ये मेरा नुस्खा लिखते हैं, और जो आपकी चीज़ें सेटल होनी शुरू हो जाए, ब्लड प्रेशर कम होना शुरू हो जाए, तो डॉक्टर साहब को कहें वो आपकी दवाई एडजस्ट करते चले जाते हैं। और जो मिनिमम डोज है जहाँ पे आपकी ब्लड प्रेशर या शुगर कंट्रोल्ड है या कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल्ड है, फिर उस दवाई को आपने जारी रखना है। और साथ साथ खुराक की एहतियात करनी है और कम से कम आधा घंटा डेली वॉक करनी है, वज़न को बढ़ने नहीं देना, सिगरेट नोशी आपने नहीं करनी, नींद 6 से 8 घंटे आपने पूरी करनी है, गैर ज़रूरी आपने स्ट्रेस नहीं लेना है। ये चीज़ें आप करते रहेंगे तो आपको डॉक्टर की ज़रूरत बहुत कम पड़ेगी। अच्छा सर, एक और प्रॉब्लम ये भी है जो कि अक्सर कॉलर्स में मुझे दिखाई देता है कि वो कहते हैं कि मैं डॉक्टर्स को दिखाता रहता हूँ। ये वाला जो प्रॉब्लम है कि हम एक डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं, जब भी जाते हैं ओपीडी में तो जो भी डॉक्टर है उसको दिखा दिया। तो सर आपको लगता है कि इससे भी ट्रीटमेंट जो है वो अफेक्ट हो जाती है? क्योंकि जारी बात है कि पुराने डॉक्टर को हिस्ट्री इतने अच्छे तरीके से नहीं पता। फिर यूजुअली जब पेशेंट डॉक्टर के पास जाता है तो फाइल में से बहुत सारे पेजेस मिसिंग भी होते हैं, जिसकी वजह से डॉक्टर को ये पता नहीं लगता कि पेशेंट ऑलरेडी कौन सी दवाई ले रहा है। अच्छा सर, और यहाँ पर ये भी होता है कि उस वजह से एक दवाई 2 फॉर्म्स में भी पेशेंट लेना शुरू कर देता है, डुप्लीकेशन हो जाती है। सर इस पर हम बात करेंगे। यहाँ पर एक कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। जी, कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं पिंडी से बात कर रहा हूँ। असद खान नाम है, 46 ईयर उम्र है। ठीक है। हार्ट प्रॉब्लम है सन 2004 से। ठीक है, बोलते जाएं।
और जो है ना, अब जो मुझे होता है ना, प्रॉब्लम ये है कि अब मेरी जो है ना वो सांस थोड़ा सा ना, जब मैं सीढ़ियाँ वगैरह या चढ़ाई वगैरह पे चढ़ता हूँ तो सांस फूलना शुरू हो जाता है। ठीक है, कोई दर्द वगैरह भी होता है साथ? दर्द तो ऐसा ही नहीं होता, लेकिन वो एक जो सांस बहुत फूलता है ज्यादा आपका? फूलना शुरू हो जाता है। ठीक है, ये कितने अरसे से हो रहा है आपको? सांस तो अभी कुछ अर्सा हुआ है, तो वैसे तो मुझे बाकी कोई ऐसा कोई तकलीफ नहीं होती, कोई पेन नहीं ठीक है, होता। और क्योंकि दवाइयाँ मैंने कौन कौन सी ले रहे हैं आप? एडवांस ले रहा हूँ 8 mg वाली, और कार्सल ले रहा हूँ। ठीक है, ये है। ठीक है। कितनी ले रहे कितनी ले रहे हैं? स्पायरोमाइड की जगह वो डॉक्टर, वो उससे मुझे वो कोई जो होता है ना रिएक्शन हो रहा, तो उसकी जगह लेजोराइड लिखी है उन्होंने। ठीक है, अच्छा, तो आपने डॉक्टर को बताया है कि इस तरह से सांस चढ़ रहा है आपको? डॉक्टर को मैंने बताया, वो कहते हैं आप वो ऐसी जगह से परहेज करें। ठीक है, तो अच्छा, जो आप और ये सीधा सांस जो है क्या आपको रेस्ट पर भी फूल रहा है या सिर्फ एक्सर्शन पे आपको ये प्रॉब्लम होता है? एक्सर्शन पे प्रॉब्लम होता है, हैं? एक्सर्शन। ले रहे हैं? ऑर्सल कितनी ले रहे हैं आप? कितने मिलीग्राम? कितने मिलीग्राम? कौन सी? सर कौन सी? कार्सल। कार्सल को कितने मिलीग्राम्स ले रहे हैं आप? 5 वाली है मेरे ख्याल। सर आपको समझ आइए? हाँ नहीं, चलें ठीक है, इनके सवाल का जवाब ठीक देते है, हैं। बहुत शुक्रिया कॉल करने की। इनने उम्र कितनी बताई थी? सर 60 60 प्लस। जी। इन्हें चाहिए कि आई थिंक एक जो ज़रूरी है कि जब सांस आपकी ख़राब हो रही हो, ये स्पायरोमाइड ले रहे थे, फिर उन्होंने कहने किसी वजह से स्पायरोमाइड बंद हुई और लेजोराइड पे उन्होंने शुरू कर दिया, तो लेजोराइड की जो गोली है उसकी डोज एडजस्ट करने की ज़रूरत है, और कार्सल की जो गोली है उसको आधी कर दे। ठीक है, उन्हें चाहिए कि कार्सल आधी सुबह और आधी शाम को खाए, एडवांस जो है वो लेते रहें। और लेजोराइड एक खाने के बावजूद अगर इनकी सांस ख़राब हो रही है तो एक सुबह कर दें और आधी दोपहर को कर दें। ठीक, दोपहर को मीन के 2 बजे के करीब कर दें। ये सुबह और दोपहर का इसलिए करते हैं कि जो ये गोली ऐसी है जो कि पेशाब आवर गोली है, उससे पेशाब छोटा बहुत ज़्यादा आता है, तो अगर शाम को लेंगे तो रात को आपको पेशाब आता रहेगा, आपकी बार-बार नींद उठना उठना पड़ेगा, नींद डिस्टर्ब होगी। तो इसलिए ये सुबह और दोपहर के वक्त हो जाए तो वो ज़्यादा बेहतर है। इन्हें चाहिए कि अपने डॉक्टर साहब के पास जाएँ, एक छाती का एक्सरे ज़रूर करवाएंगे, कहीं फेफड़ों में पानी तो नहीं जमा हुआ, और दूसरा एक अपना एको टेस्ट जो है, जो अल्ट्रासाउंड है हार्ट का, वो रिपीट करवाएं कि वो हार्ट की एक पंपिंग होती है जिसे हम इंजेक्शन फ्रैक्शन कहते हैं, कि वो कहीं कम तो नहीं हुई। उसको देख के फिर लेजोराइड की जो खुराक और एडजस्ट करनी होती है। लेकिन हमारे यहाँ जो सबसे ज़्यादा वजह होती है लोगों के सांस ख़राब होने की वजह से, जिनका दिल कमज़ोर हो, फेफड़ों में पानी पड़ जाता है और आपकी सांस ख़राब होती है, नमक का इस्तेमाल। अच्छा, आपके खुराक में नमक बहुत थोड़ा होना चाहिए, यानी हांडी में नमक थोड़ा हो, आटे चाय में नमक ना डालें, और टेबल साल्ट या किसी चीज़ पे नमक लगा के ना खाएं। नमक आपके लिए जहर होता है। अच्छा, जिनका हार्ट फेल होता है, जिनका हार्ट कमज़ोर होता है, उनके लिए नमक जहर होता है। 1-2 दाने भी ज़्यादा पड़ गए तो उनके फेफड़ों में पानी भर जाता है और हार्ट फेल हो जाता है। सही, और अगर आपका ऐसे वो लोग जिनको हार्ट फेल होता है और जो पेशाब आवर गोली पे, लेजोराइड और स्पायरोमाइड पे है, और अगर आपने कहीं आपकी तबीयत ख़राब होगी और कहीं खाने में बाहर से खाना खाया और गड़बड़ होगी, तो उस दिन या अगले 2-3 दिन लेजोराइड या स्पायरोमाइड जो कि पेशाब आवर गोली है, उसकी एक गोली की खुराक बढ़ा दें। अच्छा, और जब सांस ठीक हो जाए तो वापस अपनी ओरिजिनल डोज पे आप आ जाएं, ठीक। और इसके बावजूद ठीक ना हो तो फिर डॉक्टर से मशवरा करें। सही। और यहाँ पर नाजरीन, हम आपको ये भी कहेंगे कि जब आप कॉल करते हैं तो कोशिश करें कि ऐसी जगह पर जाकर कॉल करें जहाँ पर सिग्नल सही आ रहे हो, ताकि हमें आपकी आवाज़ की समझ आए। यहाँ पर एक और कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। जी बताइए प्रॉब्लम। मैं रावलपिंडी से बोल रहा हूँ, मलक इम्तियाज बोल रहा हूँ। जी, मैं ये बताना चाह रहा था कि ये पूछना चाह रहा था कि सर्दियाँ जब शुरू होती हैं ना, तो जब मैं पैदल चल रहा होता हूँ ना, तो मुझे सीने पर घुटन महसूस होती है। अच्छा, और प्लस ये हो जाता है जैसे समझ आई ना कि मैंने 1 मिनट पहले पहुंचना है, तो और भी टेंशन होती है, फिर और सीना मेरा दर्द करने लग जाता है। ये सर्दियों में ये ऐसा होता है। मैं 2 हफ्तों से ट्राई कर रहा था आपसे रब्ता करूं, तो फिर ये सिलसिला शुरू हो गया। ठीक है, तो इसके रिलैक्स के लिए मैं सिर्फ यही करता हूँ, गर्म पानी की बोतल रखता हूँ सीने पे, तो रिलैक्स होता हूँ। तो बहरहाल ये चीज़ है, सिलसिले में पूछना चाह रहा उम्र हूँ। कितनी है आपकी? मेरी उम्र है जी 76 अबाउट। ठीक है, और एंजियोग्राफी करवाइए। आपने एंजियोग्राफी करवाई है अपनी? जी, एंजियोग्राफी छोड़ के मैंने 96 में बाईपास कराया था, और मुझे याद आ रहा है कि ये अजहर कियानी साहब ने मेरा बाईपास किया था AFIC में। ठीक है,
तो माशाल्लाह बहुत अच्छा ऑपरेशन हुआ था। 12 साल तक मुझे कोई तकलीफ नहीं थी। ठीक है। लेकिन बदकिस्मती ये है कि मैंने परहेज भी नहीं की और मैंने दवाई भी नहीं खाई थी। 12 साल के बाद फिर मुझे एंजियोप्लास्टी करानी पड़ी ब्रिगेडियर राजा खालिद साहब से। ठीक है। तो अब मेरा ट्रीटमेंट उन्हीं से चल रहा है रेगुलर अल्हम्दुलिल्लाह। मैं 2 हफ्ते पहले भी कोलेस्ट्रॉल चेक कराया था। वगैरह आप बाकायदगी से इस्तेमाल कर रहे हैं? हाँ, जेवर पहले 50 खा रहा था, तो ब्रिगेडियर साहब ने 25 कर दिया। लिपी गट में 20 mg खा रहा था, वो भी 10 mg कर दिया। अस्कार्ड खा रहा हूँ और कोऑर्डिनेट 2.51 2 टाइम खा रहा हूँ। और उनको रेगुलरली चेक करवा रहे हैं आप? हाँ जी, मैं गलबन 2 हफ्ते हुआ गया था तो उन्होंने ये मेरी यानी दवाई कम की थी। ठीक तो है। ये लेकिन ये मसला जो मेरे सर्दियों में ये चेस्ट का ये हर सर्दी में ये होता है। ठीक है, चलें आपके सवाल का जवाब लेते हैं। बहुत शुक्रिया कॉल करने का। जी आई थिंक ये बड़ा अच्छा सवाल था। और सबसे बड़ी गलती इन्होंने ये की कि उन्होंने अपनी दवाइयाँ बंद कर दी थी। दवाइयाँ जो है कभी बंद नहीं होती, वो चलती रहती हैं, उनकी तादाद कम हो सकती है। और ये जो सर्दियों का और गर्मियों का हार्ट के ऊपर जो असर होता है, ये बहुत ही ज़रूरी है कि इसके बारे में मरीज़ों को बताना। हमारा तो नॉर्मली ये होता है कि सर्दियाँ शुरू होने से पहले मरीज़ों को बता दें कि क्या क्या आपने एहतियात करनी है, गर्मियाँ शुरू होने से पहले क्या क्या एहतियात करनी है, क्योंकि इन दोनों मौसमों का दिल के ऊपर बड़ा असर होता है। अच्छा। ये बिल्कुल सही कह रहे थे कि मैं जब ठंड में चलता हूँ तो मेरा सीना जो है पकड़ा जाता है। कि जब सर्दी होती है तो सर्दी से नालियाँ जो सुकड़ जाती हैं, दिल की भी नालियाँ, बाकी नालियाँ भी सुकड़ती है। और आपकी जो ठंड होती है वो ठंड आपके चेहरे से, आपके सर से और आपकी गर्दन से, आपकी छाती से जिस्म में एंटर होती है और उसका बड़ा इफेक्ट होता है। उसमें फिर सर्दियों में हमने नॉर्मली लोगों का इंजाइना बढ़ जाता है, यानी दिल का दर्द बढ़ जाता है, तो उसके लिए फिर दवाई की डोज एडजस्ट करनी। जैसे ये कोऑर्डिनेट कही तो इसकी कई दफ़ा डोज डबल हो जाती है। फिर कोई बीटा ब्लॉकर चल रहा है जो कि ये नहीं ले रहे तो वो उसकी डोज डबल कर देते हैं। जो ब्लड थिनर है उसकी डोज डबल कर देते हैं। और साथ ही साथ मरीज़ को ये बताते हैं कि आपने घर में सर्दी का आपने बंदोबस्त करना है, जब निकलना है तो सर्दी का बंदोबस्त करके निकलना है। सर्दी में आपने जल्दी में नहीं चलना, क्योंकि ठंडी हवा आती है। ठंडी जब हवा आती है आपकी नाक से आपके मुंह में अंदर जब जाती है, आपके अंदर के टेम्परेचर को कम करती है, तो आपकी नालियाँ सिकुड़नी शुरू हो जाती हैं। मुंह आपका ढांपा हुआ हो, सर के ऊपर टोपी हो, गर्दन मफलर हो, नीचे बुनियान स्वेटर हर एक चीज़ हो, सर्दी का बंदोबस्त करके फिर आप निकलें। और इसी तरह घर में जब रहें तो कोशिश करें कि कमरे आपके गर्म हो। अगर दिन के वक्त हैं तो कोशिश करें धूप में बैठें ताकि आपको सर्दी ना लगे। कोशिश ये करें कि ठंडा खाना ना खाएं, गर्म खाना खाएं जिसमें सालन गर्म हो, रोटी गर्म हो, पानी नीम गर्म करके पिएं, चाय कावे का इस्तेमाल करें। और जो चीज़ आपको गर्म पीने में लगती है, यखनी वगैरह, वो पी लें, उससे आपकी सर्दी कम होती है और अंदर का टेम्परेचर ठीक होता है और आपके जो सिम्टम्स हैं वो काफ़ी बेहतर होते हैं। अच्छा सर, जो मरीज़ के सिम्टम्स होते हैं वो बहुत हद तक खुद ही बता देते हैं कि प्रॉब्लम कहाँ पर है। जिस तरह कि इन्होंने कहा कि जब ये स्ट्रेस में होते हैं कि इन्होंने 1 मिनट पहले पहुँचना है तो जो ये इनका मसला है वो बढ़ जाता है। और दूसरा इन्होंने बताया कि जिस तरह की हॉट वाटर बॉटल रखते हैं तो उससे आराम भी आ जाता है। तो ये तो क्लियर इंडिकेशन है कि सर्दी की वजह से जो इनकी ब्लड वेजल्स हैं वो कंस्ट्रिक्ट हो रही हैं और उसकी वजह से प्रॉब्लम हो रहा है। ठीक है सर, हम कमरे तो अपने गर्म रख लेंगे, लेकिन इमीडिएट जो चेंज ऑफ टेम्परेचर होता है, जिस तरह के वॉशरूम्स में जब हम जाते हैं तो फिर उसमें क्या करना चाहिए? क्योंकि बहुत सारे लोगों को वॉशरूम्स में भी वॉशरूम हमारे ठंडे होते हैं। मैं उसमें कहूँगा कि जो बंदे स्पेशल जिनकी एज 60+ है उनको अपने वॉशरूम गर्म रखने चाहिए। सही। उस पे इन्वेस्ट करना चाहिए, यानी हीटर अंदर लग जाए, ब्लोअर कोई लग जाए, ब्लोअर रख लें, वो ब्लोअर रख लें, वो हो जाए, वो बहुत ज़्यादा बेहतर है। या आप वॉशरूम में जाएं तो कपड़े पहने हुए हों, आपने स्वेटर पहना हो, कपड़े कोट पहना हुआ, फिर अंदर जाएं, या टोपी पहनी हो फिर जाएं, ताकि आपको सर्दी लगे ही ना। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़। और एक जो इन्होंने ये चीज़ की थी कि जब मैं लेट आऊँ जल्दी चलूँ तो ये मसला हो जाता है, तो कोशिश करें कि आप लेट ना हो, आप वक्त से आधा घंटा पहले स्टार्ट लें ताकि वो आधा घंटे में आपको जल्दी ना करनी पड़े, आप आराम से चलें। जल्दी में जब भी आप जल्दी में चलेंगे आपको हार्ट अटैक होने का डर है, आपको एंजाइना हो जाएगा, आपका सांस फूल जाएगा, और ये भी पॉसिबिलिटी है कि आपका दिल का रिदम या दिल की धड़कन जो है वो तेज़ हो जाए, तो वो आपके लिए ख़तरनाक होता है। जैसे लोग जा रहे हैं ऑफिस में लेट हो रहे हैं, कोई बात नहीं, आई थिंक मैं तो यही कहता हूँ जी कि फजर की नमाज़ पढ़ें, उसके बाद दफ्तर की तैयारी शुरू कर दें, तो आप कभी लेट नहीं होंगे। इसी तरह अगर आपने मस्जिद जाना है तो मस्जिद में जो जमात वाला टाइम है उससे पहले पहुँचे।
और अगर लेट हो भी हैं तो कोई बात नहीं, 1-2 रकातें छूट जाती हैं तो बाकी जाके ज्वाइन कर लें, लेकिन सेहत की कास्ट पे ना करें। देखें, आपकी बाकी सारी चीज़ें अपनी जगह पे, जो वैल्यू है लाइफ की, जो कीमत है लाइफ की, वो उसके कोई मुकाबला नहीं कर सकता, उसको आपने बचा के रखना है। जहाँ पे आपकी जान को ख़तरा है, हर चीज़ को छोड़ दें, जान को पहले बचाएं, ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। बहुत अच्छी बात की सर आपने कि हमारा इस्लाम भी यही कहता है कि आपकी बॉडी का भी आप पर एक हक है, और हक यही है कि आपने इसकी सही तरीके से टेक केयर करनी है, खुराक अच्छी खानी है, फिर अपने आप को कंफर्टेबल पहले रखना है। और ये हमारा एटीट्यूड बनता जा रहा है कि हम लोग जल्दी में हैं, सारी कौम जो है वो भाग रही है। और सर मैं हमेशा से बात करती हूँ वेस्टर्न कंट्रीज़ की, तो वहाँ पर अनफोर्सीन के लिए हमेशा एक टाइम रखा जाता है कि 15 मिनट आप पहले पहुंच जाएं, और कहा जाता है कि इट्स बेटर टू बी लेट देन नेवर। तो अगर आपको देर हो भी रही है तो आपने ये देखना है कि इसका इम्पैक्ट मेरी हेल्थ पर क्या आ रहा है। तो कोई बात नहीं, थोड़ी बहुत देर हो जाए, लेकिन अपनी हेल्थ आपने प्राइमरी रखनी है। अच्छा सर, हम बात कर रहे थे कि किस तरह से ये सर्दियाँ इम्पैक्ट करती हैं, तो आपने कहा कि कहवे पिए जा सकते हैं, इसी तरह सर अदरक का इस्तेमाल भी बहुत लोग करते हैं, तो क्या उसका भी कोई फ़ायदा होता है? लहसुन का इस्तेमाल भी करते हैं। ये ऐसी हमारी जो है वो देसी और जड़ी बूटियों वाला इलाज है जो कि टाइम टेस्टेड है, साल साल चल रहा है। इनका देखें नुकसान कोई नहीं है, इनका हमेशा फ़ायदा ही होता है। उसमें उनका एंटीसेप्टिक, एंटीबायोटिक वाला इफेक्ट है, दैन एंटीऑक्सीडेंट्स है, यानी नालियाँ जो है वो वहाँ पे ब्लॉक नहीं होने देते। ये चीज़ों का फ़ायदा है अगर मुनासिब मकदार में इस्तेमाल करें। और साथ ही साथ ये होता है कि जी कि आप जो अपने आप को जो गर्म रखने वाला जो सिलसिला है वो बहुत ज़रूरी है। हमारे यहाँ जो एक होता है ना कि सर्दी से बचने के लिए गरम गरम और तली चीज़ें खाएं, तो वो जो तली चीज़ें हैं और उसमें चिकनाई और उसमें नमक का जो इस्तेमाल, जैसे समोसे, पकौड़े, कचौरियाँ, फ़िश देखें, फ़िश को अगर आप खा लें टिक्के की सूरत में, स्टीम की सूरत में या सालन की सूरत में तो फ़ाइन, ठीक है। लेकिन जब आप उसे तल के आप और फ्राई करके आप जब खाते हैं तो फिर उसका नुकसान होना शुरू होता है। फ़िश बहुत अच्छी चीज़ है, उसमें बहुत कोलेस्ट्रॉल कम होता है, लेकिन जब आप फ्राई करते हैं उसमें ऑयल आ जाता है तो फिर उसमें ये मसला हो जाता है। तो अगर टिक्के की सूरत में हो जाए या स्टीम हो जाए तो वो तो बहुत अच्छी है। और गोश्त वैसे भी जो है कोशिश ये करें कि हफ्ते में 3 दिन से ज़्यादा ना हो। ठीक है। उसमें छोटा गोश्त है, मुर्गी का और मछली का, बड़ा गोश्त खा सकते हैं अगर आपको कोई तकलीफ़ नहीं है। लेकिन जिन लोगों को दिल की तकलीफ़ है उन्हें चाहिए कि जो बड़ा गोश्त है, बीफ है, उसको अवॉइड करें, या महीने में एक दफ़ा कर लें या 2 महीने में एक दफ़ा कर लें। उसमें जो है वो कोलेस्ट्रॉल, चिकनाई ज़्यादा होती है, यूरिक एसिड आपका बढ़ता है, तो उसमें जितनी एहतियात करें वो काम है। और जितनी ये डीप फ्राइड चीज़ें हैं जो सर्दियों में हम इस्तेमाल करते हैं, इसका कम से कम इस्तेमाल होना चाहिए। हाँ, भुट्टा छल्ली खा लें, चने गरम गरम खा लें, फर्स्ट क्लास, वो आपके लिए ठीक है। मूलियाँ, हाँ, ड्राई फ्रूट खा लें, मूलियाँ, गाजरें, ये ऐसी चीज़ें बहुत ही सेहतमंद किस्म की चीज़ें हैं। यहाँ पर एक कॉलर है हमारे साथ, उनको लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन कहाँ से बात कर रही हैं? मैं मिसिस सीमा समड़ियाल से। जी, सवाल पूछे। सवाल ये है कि मेरे हस्बैंड को ना बीपी का मसला रहता है, बीपी उनका तेज रहता है। ठीक है। और साथ में ना मतलब कंधों में बड़ी शदीद दर्द होती। ठीक है। दवाइयाँ क्या करें? दवाइयाँ कौन कौन सी इस्तेमाल करें? दवाई वो लेते हैं, पहले तो ले रहे थे क्या, नहीं कोवा, अब कोवा ले रहे हैं। इससे पहले लेते थे ब्लाकियम 50, ब्लाकियम, हाँ जी 50। तो उससे ब्लड प्रेशर कंट्रोल्ड है इनका? जब लेते हैं ना तो ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो जाता है, लेकिन जब उनके कंधों में दर्द होता है ना तो फिर टैबलेट भी लें तो फिर भी वो तेज मतलब रहता है। ठीक है। जल्दी नॉर्मल नहीं होता। सीने में कोई दर्द वगैरह होता है उनको? नहीं, कोई मसला नहीं। ठीक है। और कंधे के दर्द के लिए किसी को दिखाया है उन्होंने? जी, ये कार्डियोलॉजी है ना वजीराबाद में, मैं समड़ियाल से बात कर रही हूँ ना। जी जी। तो वजीराबाद कार्डियोलॉजी में गए थे, उन्होंने उनकी किया ईसीजी 2-3 दफा करवाई है, लेकिन वो कहते हैं बिल्कुल सही है। ठीक है। तो इनको मैदे का भी साथ मसला है। तो उनको चलने पर कोई मसला होता है, कोई दर्द वगैरह या कोई तकलीफ? नहीं, कोई मसला नहीं। ठीक है, चलें, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। एक मसला है उनके साथ कि वो ना कब्ज का मसला हो जाता है कभी कभी। ठीक है सर, आप कोई सवाल पूछना चाह रहे हैं? जी, उन्हें ये चलते हैं, पैदल चलते हैं? जी चलते हैं। कितना चलते हैं? और चलने पे इन्हें कोई कंधों में दर्द होता है? नहीं, चलने में कोई नहीं दर्द होता, और कम से कम 15-20 मिनट रात को चल लेते हैं। हाँ, नहीं, ये तो बहुत थोड़ा है।
और कम से कम आधा घंटा चलें। उम्र कितनी है इनकी? उम्र 60। और सिगरेट पीते हैं? नहीं इन्हें शुगर तो नहीं है? नहीं नहीं, कोई मसला नहीं, सिर्फ बीपी तेज होता हाँ, इनके बहन भाइयों में से या वालदैन में से किसी को दिल की तकलीफ हुई थी? कोई हार्ट अटैक हुआ था? है। नहीं, किसी को नहीं हुआ। अच्छा। इनकी मदर को मतलब ब्रेन हेमरेज हुआ था। ठीक ठीक है, बहुत बच्चे। शुक्रिया कॉल करने का जी। ये आखिर में जो उन्होंने बताया कि इनकी वालदा को ब्रेन हेमरेज एक हुआ रिस्क था, तो फैक्टर है। उनको बहुत ही केयरफुल होने की ज़रूरत ठीक है। है कि जब आपकी फैमिली में आपको ब्लड प्रेशर हो और किसी को ब्रेन हेमरेज या फॉलोज हुआ हो, तो बड़े चांसेस है कि आपको भी ये हो सकता है। तो इसमें सूरत में आपके लिए बड़ा ज़रूरी है कि अपने ब्लड प्रेशर को 140/90 से नीचे रखें। ठीक है। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपका ब्लड प्रेशर 110/70 और 140/90 के दरमियान में रहे, तो आपको फिर चांसेस कम है। ये जो कंधों का दर्द बता रही है, मुझे इसका सिर्फ एक ही शक पड़ता है कि कहीं इन्हें दिल की तकलीफ ना हो। अच्छा। इन्हें चाहिए कि डॉक्टर साहब के पास वहीं वजीराबाद में इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में जाएं और अपना इको टेस्ट, जो हार्ट का अल्ट्रासाउंड है, और प्लस ईटीटी, एक्सरसाइज टेस्ट, स्ट्रेस टेस्ट जिसे हम कहते हैं, ठीक है। वर्जिश वाला टेस्ट, वो ये ज़रूर करवा लें। और ब्लड टेस्ट जो है वो सारे करवा लें। और अगले हफ्ते या इससे अगले हफ्ते जब ये टेस्ट इनके हो जाएं, तो वो ईटीटी का रिज़ल्ट और इको का रिज़ल्ट जो है वो हमें बता दें, तो मे बी के हो सके कि हम इन्हें फिर अच्छे तरीके से गाइड कर सकें। सही सही। क्योंकि सर जिस तरह की ये बता रही थी कि अभी ये जब दवाई कभी ले रहे हैं जी, बिल्कुल, तो ये इन्होंने जो वर्ड यूज़ किया उससे हमें पता चल गया कि दवाई इनके लिए ये भी रेगुलर नहीं मशवरा है कि जब वाली दवाई नहीं, ये दवाई वो दवाई जो इनका ब्लड प्रेशर कंट्रोल करके रखती है, 140/90 से नीचे रखती है, ये सारी उम्र खानी है। बिल्कुल। अनलेस के वहाँ से उससे कोई साइड इफेक्ट हो तो डॉक्टर के मशवरे से बदल लें, वरना वो दवाई जो इनको ब्लड प्रेशर कंट्रोल करके रखती है, वो मैं हमेशा कहता हूँ खाना भूल जाएं, दवाई ना भूलें। जब आप ये करते हैं कि दवाई नहीं भूलते, तो आपको ना कोई इमरजेंसी होती है, ना आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। बिल्कुल। और रूटीन में आप जाके ओपीडी में दिखा लें, लेकिन इमरजेंसी में आपको नहीं जाना पड़ता, तो दवाई कभी ना भूलें। और बिल्कुल सर, हम हमेशा अपने प्रोग्राम में बताते रहते हैं कि आपने एस्पिरिन रखनी है, एंजिसाइड रखनी है, लेकिन अब हम पूछेंगे भी जब हमारे कॉलर हमें कॉल करेंगे कि उन्होंने दवाई ले ली है या नहीं ली है। आपके घर में पड़ी हुई है कि नहीं? बिल्कुल। यहाँ पर एक कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब से मेरा सवाल है, मैं जिला जंग के देहात से अर्ज कर रहा हूँ जी। तो हमारी खुशकिस्मती है कि डॉक्टर साहब की बातों से हम मुस्तफीद हो रहे हैं। बहुत तो शुक्रिया। मेरा सवाल ये है कि हम देहाती लोग हैं, तो ये देसी घी और देसी खुराकें, लस्सी, दूध, देसी अंडे, ये हम खा सकते हैं? जैसे कि मैं ब्लड प्रेशर का पेशेंट हूँ, तो कुछ लोग रोकते हैं, तो उसके सिवा तो थोड़ा मुश्किल लगता है। ये मेरा सवाल है। ठीक है। उम्र कितनी है आपकी? मेरी उम्र है 55। ठीक है। और वजन कितना है आपका? 82। ठीक है। खानदान में किसी को दिल की खानदान में बीमारी किसी है? को बीमारी है दिल की? मेरे वाले साहब को शुगर की थी और मुझे पिछले 2 साल से अभी शुगर भी है। शुगर की भी मैं टेबलेट ले रहा हूँ। ठीक है। और बीपी भी मुझे है 2016 से। ठीक है। सवाल का जवाब दें। बहुत शुक्रिया कॉल करने का जी। जी, आई थिंक इनका सवाल बड़ा जेन्युइन किस्म का सवाल है, और सारी पब्लिक के लिए ये सवाल है कि क्या हम ये देसी अंडे और देसी घी वगैरह ये इस्तेमाल कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो मैं तो हमेशा जो हमारे तेल मिल रहे हैं मार्केट में और जो घी मिल रहे हैं मार्केट में, तो मेरा तो लोगों को यही मशवरा होता है कि जो आपकी घर की बनी चीज़ है वो खालस है, और जो बाज़ार वाली चीज़ है उस पर आप शक करें कि वो ना खालस है। घर का बना हुआ तेल, सरसों का तेल हो गया, कनोला का तेल हो गया, देसी घी हो गया, वो बाज़ारी तेल और घी से बहुत बेहतर होता है, बशर्ते कि आपके घर में बना हो। किसी के घर में बना हुआ उसकी गारंटी नहीं होती कि वो असली है कि नहीं है। देसी घी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन बड़ी थोड़ी क्वांटिटी में। अगर आप पराठा खाना चाहते हैं तो हफ्ते में 1 दिन पराठा खा लें। देसी घी अगर घर की हांडी है तो उसका एक चावलों वाला जो चमचा है, इससे ज़्यादा देसी घी ना डालें तो आप रोज़ाना जो बड़ा चम्मच होता है, जो बड़ा चम्मच, टेबल स्पून फुल जिसे हम कहते हैं, वो वाला अगर इस्तेमाल कर लें तो फिर कोई ख़तरा नहीं है। फिर आप बेशक वही इस्तेमाल करते रहें। और पराठा जो हफ्ते में 1 दिन या 2 हफ्ते में 1 दिन पराठा खा लें, और शुगर जो है वो कंट्रोल करके रखें। यस, देसी अंडे
और वलायती अंडे, ये दोनों आप इस्तेमाल कर सकते हैं और उसमें दोनों में कोई फ़र्क नहीं होता। ठीक। उसमें जायके का होता है, जायका आप जो आपको किसी को देसी मुर्गी का गोश्त पसंद है, किसी को सेम है सर दोनों यस की? वही न्यूट्रिशनल वैल्यूज, उसमें कोई फ़र्क नहीं है, वो वही होता है। लेकिन आपका जायका, किसी को वो शोरबा पसंद होता है देसी का और देसी गोश्त पसंद होता है, देसी अंडा पसंद होता है, वो आप बेशक कर लें, लेकिन खा सकते हैं। लेकिन अंडे की जो आपकी अलाउंस है, जिसको हार्ट का मसला नहीं है, कोशिश ये करे कि 3 जर्दियाँ मैक्सिमम हफ्ते की इस्तेमाल करें, यानी पूरा अंडा जो है जर्दी समेत हफ्ते में 3 कर ले। और जो दिल वाले मरीज़ हैं वो 2 अंडे इस्तेमाल कर लें। सफ़ेदी आप एक की बजाय 2 सफ़ेदियाँ रोज़ाना इस्तेमाल कर सकते हैं और ये आपको अलाउंस है कि आप ये करते रहें। और चिकनाई का जो ज़्यादा इस्तेमाल, जो हम आप तरकारी वगैरह इस्तेमाल करते हैं, उसमें कोशिश करें कि वहाँ पे घी या तेल या तरी जो है वो नज़र नहीं आनी चाहिए। अच्छा सर, इसी वजह से मैंने इनसे पूछा कि इनका वेट कितना है, तो वेट इनका थोड़ा सा मुझे लग रहा था कि अबव द लिमिट है। दूसरी बात यह है कि इनको ब्लड प्रेशर भी था और इनको शुगर भी थी, तो देसी खुराकें अच्छी हैं लेकिन इनको ज़रा एहतियात की ज़रूरत है। उसमें सबसे अच्छी जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हमने एक्सरसाइज ख़त्म कर दी है, पैदल चलना बंद कर दिया है, गाड़ी मोटरसाइकिल का इस्तेमाल ज़्यादा हो गया। अगर हम वही पुरानी चीज़ पे चले जाएं कि सारे काम अपने पैदल चल के करें या साइकिल पे चल के करें और कोशिश करें कि हमारे दिन के पूरे काम में हम मजबूरन काम के सिलसिले में आधा घंटा चलना पड़ जाए, तो वो आपकी एक्सरसाइज हो जाती है, आपको स्पेशल टाइम नहीं उसके लिए निकालना पड़ता। तो ये झंग के जो लोग हैं वैसे नॉर्मली ये स्लिम होते हैं, आई थिंक साउथ पंजाब के हमारे ज़रा हैवी वेट होते हैं। 80-82 इनका रीजनेबल लगता है। हमने इनसे हाइट नहीं पूछी, तो 75-80 के करीब हो तो वो ठीक है। लेकिन वॉक जो है मस्त, जो भी वजन हो आपका, ये मेरा लोगों को मशवरा है कि आपका जो भी वजन है उस वजन के साथ आधा घंटा डेली वॉक करें। देखा ये गया कि जिन लोगों का मोटापा है और मोटापा जो है वो कोशिश करते हैं खुराक से भी और एक्सरसाइज से भी कि वो कम नहीं होता, तो उनको ये मशवरा है कि वो फिर आधा घंटा वॉक करें। उनकी सेहत उनसे जो वॉक नहीं करते वो बहुत बेहतर रहती है। उनको हार्ट अटैक कम होते हैं जो कि मोटापे के साथ चलते हैं। तो इसलिए अगर आप मोटापा भी और चले भी ना हो तो फिर जल्दी हार्ट अटैक आ जाता है। तो आपका जो भी वजन हो और आप अपना स्टेमिना बना के रखें और कम से कम आधा घंटा या घंटा जो है उसको वॉक करने की एक आदत अपना लें, तो आप बहुत बेहतर रहेंगे और उसमें हार्ट अटैक होने के चांसेस। यहाँ पर एक कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन कहाँ से बात कर रही हैं? मैं आयशा मकसूद बात कर रही हूँ शेखपुरा से। जी, सवाल पूछें। जी, मुझे बीपी का इशू है। वो ना थोड़ा सा भी कोई भी मैं गर्म चीज खाती हूँ, अंडा खा लूँ या और भी कुछ, तो मेरा बीपी शूट कर जाता है। ठीक है, कोई दवाई इस्तेमाल कर रही हैं बीपी के लिए आप? जी, जब मुझे ज्यादा जरूरत महसूस होती है फिर डॉक्टर के पास जाती हूँ, फिर मेडिसिन 2-3 दिन के लिए ले आती हूँ। रेगुलर इस्तेमाल नहीं कर रही बीपी की मेडिसिन। ठीक है, कितना ब्लड प्रेशर रेज्ड होता है आपका? 40 पे भी चला जाता है, 130-40 इतना होता है। तो अगर छोटा सा भी कोई घर में मसला हो तो जल्दी से ना ऐसे जैसे स्ट्रेस लेवल हाई हो जाता है, इस तरह का मसला है मुझे। उम्र कितनी है आपकी? उम्र मेरी 30। ठीक है, और खानदान में किसी को दिल का मसला है? ब्लड प्रेशर है? नहीं, मेरी अम्मी है, उनको शुगर और जरकान है, काला जरकान था, उन्होंने मेडिसिन ले रही हैं वो, लेकिन बीपी भी शायद उनका हाई रहता है। लेकिन और किसी को कोई शुगर वगैरह है आपको? नहीं, मुझे कुछ भी नहीं, मुझे सिर्फ बीपी का मसला है। पहले लो होता था, अब हाई होने लग गया। शादीशुदा हैं आप? जी, मैरिड हूँ। ठीक है, कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 3 बेटे हैं। क्या प्रेगनेंसी के दौरान कोई ब्लड प्रेशर वगैरह रेस था आपका? जी था, जब थी प्रेगनेंसी, लेकिन अब नहीं। अब मेरे बच्चे माशाल्लाह बड़े हैं, अब कोई मसला नहीं। लेकिन बीपी का मुझे लगता है कि मुसलसल हो गया। उस वक्त आपको बीपी था या सिर्फ प्रेगनेंसी में बीपी रेस था आपका? नहीं, सिर्फ प्रेगनेंसी में था। ठीक है, चलें आपके सवाल का जवाब लेते हैं। बहुत शुक्रिया कॉल करने का। जी, इन्होंने कहा कि इनका ब्लड प्रेशर 140 और इसके इर्द रहता है, जो कि नॉर्मल ब्लड प्रेशर है। देखिए, मैंने पहले कहा कि एक ब्लड प्रेशर की जो नॉर्मल रेंज है वो 90-60 नीचे वाला और 140-90 ऊपर वाला, इसके दरमियान जहाँ मर्जी चक्कर लगाता रहे वो नॉर्मल ब्लड, वो हाई ब्लड प्रेशर नहीं है।
इनको इन्होंने कहा कि 3 बच्चे हैं और इनके जो डिलीवरीज हुई हैं और बच्चे ठीक ठाक हैं। नॉर्मली ख्वातीन होती हैं उनको ब्लड प्रेशर उस वक्त होता है जब उन्हें प्रेगनेंसी होती है, तो प्रेगनेंसी में बढ़ता चला जाता है और डिलीवरी के वक्त ज़्यादा हो जाता है, उसको मैनेज करना पड़ता है। लेकिन इनको उस तरह की इन्होंने कोई हिस्ट्री दी नहीं है, ना बताया नहीं है कि इनका प्रेगनेंसी के दौरान ब्लड प्रेशर बढ़ा था। सर कह रही हैं कि बढ़ा था इनका, लेकिन वो उसके बाद नहीं है। हाँ, उस वक्त बढ़ा था, लेकिन आई थिंक उन्होंने लेवल इन्हें नहीं पता होता कि ज़्यादातर। मुझे ये लग रहा है कि कहीं ये नॉर्मल ब्लड प्रेशर है और ब्लड प्रेशर जो है 140 से अगर ऊपर नहीं जाता तो फिर इनका नॉर्मल ब्लड प्रेशर है, फिर इन्हें दवाई लेने की ज़रूरत नहीं है। फिर इनको सिर्फ अपना नमक का इस्तेमाल कम करना। ये कहती हैं कि मैं अंडा खाती हूँ तो मेरा ऊपर चला जाता, अंडे से ऊपर नहीं जाता, उसके ऊपर जो आप नमक डालते हैं उससे ब्लड प्रेशर ऊपर जाता है। बहुत सारे लोग आते हैं कि जी मैंने आज अंडा खाया तो ब्लड प्रेशर चला गया। मैंने कहा अंडा आप खा लें, उससे ब्लड प्रेशर नहीं ऊपर जाएगा। ब्लड प्रेशर आपका हो जाएगा जब अंडे के ऊपर आप नमक डालेंगे। हाँ, नमक डालना बंद कर दें या कम डालें और काली मिर्च डाल लें तो ब्लड प्रेशर नहीं ऊपर जाएगा। तो जो नमक है इसका बहुत बड़ा रोल है, इसका इस्तेमाल बहुत कम होना चाहिए। हम देखें आजकल हमारे पास सैलड है, फ्रूट है, सब कुछ, हम हर एक के ऊपर नमक डाल रहे होते हैं और जिसके अंदर नमक पूरा होता है और नमक उसके ऊपर डाल के हम खा रहे हैं। तो हम हमारे जितने स्नैक्स हैं, हम छल्ली ले लें जो किसी से उबली छल्ली या इवन बुनी भी हो तो उसके ऊपर भी उन्होंने मसाला लगाया था और उसमें भी नमक होता है। तो ये बहुत सी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो आपके ब्लड प्रेशर को डिस्टर्ब करती हैं। तो ये आपका बड़ा ज़रूरी है कि नमक का इस्तेमाल बहुत कम होना चाहिए। बिल्कुल, और ये खुद बता भी रही हैं कि जब अंडा खाती हैं या पराठा खाती हैं तो उस वजह से उनका ब्लड प्रेशर ऊपर चला जाता है। अच्छा, वो वाले लोग सर जो कि उस वक्त दवाई लेते हैं जबकि उनका ब्लड प्रेशर रेज होता है, वो कहते हैं कि नॉर्मली हमारा ब्लड प्रेशर रेज नहीं है, लेकिन जब जाकर चेक करवाते हैं तो ब्लड प्रेशर रेज आ जाता है, तो फिर ये लोग कुछ दिनों के लिए दवाई इस्तेमाल करते हैं। सर ये ऑन एंड ऑफ दवाई जो इस्तेमाल करें इसका कोई नुकसान है? मशवरा ये है कि अगर आपका ब्लड प्रेशर थोड़ा सा ज्यादा है तो कोशिश करें कि दवाई ना लें। यानी 140 90 से ऊपर है, 95 हो गया, 100 हो गया, ऊपर वाला 140 की बजाय 150 160 170 हो गया, तो आप पहले कोशिश करें कि खुराक से ठीक करें। जैसे मैंने कहा कि नमक का नंबर 1 रोल है, आप नमक अपना इस्तेमाल कम कर दें, आप तरकारी में नमक कम कर दें, आटे चाय में नमक ना डालें, किसी चीज़ पे नमक लगा के ना खाएं, कोई नमकीन चीज़ ना खाएं, चिप्स ना खाएं। ये चीज़ें नहीं खाएंगे तो हो सकता है बगैर दवाई के आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल है। जब आपने ये सारी एहतियात की है, 4 हफ्ते एहतियात की है, खाने में भी एहतियात की है, एक्सरसाइज से ब्लड प्रेशर नीचे आता है, वज़न कम करने से नीचे आता है, ये आप करें कि एक्सरसाइज करें, वज़न कम करें, और इसके बावजूद 4 हफ्ते 1 महीना 2 महीने नहीं नीचे आता तो फिर कोई डॉक्टर के मशवरे से दवाई शुरू करें जो कम खुराक से शुरू करें। देखो ब्लड प्रेशर को जो आपने कंट्रोल करना होता है ना, आप कम खुराक से दवाई शुरू करते हैं और आहिस्ता आहिस्ता उसकी खुराक बढ़ाते हैं। क्योंकि कई दफ़ा होता है कि आप ज़्यादा खुराक से शुरू करें तो आपका ब्लड प्रेशर ड्रॉप होता है और बजाय फ़ायदे के आपको नुकसान हो जाता है। कि आपके गुर्दे फेल हो सकते हैं, आपको स्ट्रोक हो सकता है, और जो आर्गन है जहाँ पे ब्लड कम जाता है उससे नुकसान आपको हो सकता है। तो इसलिए जो कम ब्लड प्रेशर है उसको डाइट और एक्सरसाइज से ठीक करने की कोशिश करें, ना हो तो फिर डॉक्टर के मशवरे से दवाई शुरू बिल्कुल। और टेस्ट डेवलप करने की बात है, मैंने भी सर आपके साथ रह के अंडे पर नमक डालना जो है बंद कर दिया है और बिल्कुल अंडा जो है वो अच्छा ही टेस्ट करता है। ये हमारा एक कॉन्सेप्ट बन गया हुआ है कि अगर हम नमक डालेंगे तभी चीज़ जो है वो टेस्टी होगी। ऐसा नहीं है, जिस तरह कि आपने कहा कि अगर वो चिप्स खा रहे हैं तो उस पर मत डालें, इसी तरह छल्ली अगर इस्तेमाल कर रहे हैं तो टेस्ट डेवलप करने की कोशिश करें और आई थिंक उससे काफ़ी फ़ायदा हो सकता है। अच्छा सर, क्या वाकई नमक इस कदर नुकसानदेह है? बहुत सारे लोग जब नमक इस्तेमाल करना शुरू करते हैं तो वो ब्लोटेड फील करते हैं, इसका मतलब है कि नमक जो है वो क्या जिस्म में पानी को रिटेन करता है? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, मैं नमक जहर कहता हूँ उन लोगों के लिए जिनका ब्लड प्रेशर बहुत हाई रहता है, वो मरीज जिनको हार्ट फेलियर होता है, जिनके लंग्स में पानी भर जाता है, उनके लिए फेल, क्योंकि वो खाते हैं लंग्स पानी से भर जाता है, सांस रुक जाता है, हार्ट रुक जाता है, उनके लिए नुकसानदेह। जो उनका नॉर्मल है, जिसमें कोई मसला नहीं है, वो नॉर्मल नमक जो है इस्तेमाल कर सकते हैं, और ये वाकई बहुत नुकसानदेह। लोग हार्ट फेल, रात को 1-2 बजे इमरजेंसी सांस बंद के साथ आ जाते हैं, वेंटिलेटर पे डालना पड़ता है, तो उस वेंटिलेटर की नौबत आनी नहीं है अगर आप अपना खुराक में एहतियात करो, नमक कम इस्तेमाल करो, जो दवाई है उसे बाकायदगी से इस्तेमाल करें। कई दफ़ा होता है कि आपकी कोई दावत होती है कि बाहर खाना फैमिली खाने चली जाती है, किसी होटल का खाते हैं, वहाँ पे नमक ज़्यादा होता है, तो वहाँ पे अपना खाना कम कर दें, थोड़ा खाएं लेकिन फिर थोड़ा खाएं। और अगर आपने कहीं खुराक में उस दिन नमक आ गया खुराक में, तो उस दिन अपनी जो पेशाब वाली गोली है, लेजोराइड या स्पायरोमाइड है, वो आधी गोली ज़्यादा खा लें, ताकि आपको रात को जाके वो तंग ना करे, आपके फेफड़ों में पानी ना भरे। हमारी इमरजेंसीज उस वक्त होती हैं, मैंने देखा कि जो मेरे पास मरीज़ साल से आ रहे हैं, पिछले 25-30 साल से मरीज़ चल रहे हैं,
वो जो अपनी खुराक का ध्यान करता है और अपनी दवाई रखता है, उसको कभी इमरजेंसी में दाखिल नहीं होना पड़ा। वो हमेशा मेरे पास 2-3 महीने के बाद आता है, दिखाता है, अपनी दवाइयाँ सेट करवाता है, टेस्ट देखता है ठीक ठाक है, और उससे मैं पूछता हूँ कि आप परहेज़ कर रहे हो? कहते हैं जी मैं परहेज़ कर रहा हूँ और ये चीज़ खाता हूँ, ये नहीं खाता हूँ। उनको कोई तकलीफ़ नहीं होती और कोई इमरजेंसी नहीं होती और कहीं उन्हें भागना नहीं पड़ता। देखा ना, जब इमरजेंसी होती है पूरा घर भागता है, घर परेशान होता है, रात को जा रहे हैं, दिन को जा रहे हैं, अस्पताल जा रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं, लाइनों में लगे हुए हैं, टेंशन जो है वो बढ़ जाती है। तो उससे बचने के लिए बड़ा ज़रूरी है कि आप एहतियात करें, खुराक पे एहतियात करें, जो आपको बताया गया उस पर अमल करें, और जो दवाई दी गई है उसको बाकायदगी से इस्तेमाल करें, तो आपको कोई मसला नहीं। यहाँ पर हमारे लास्ट कॉलर हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी, कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? जी शमशाद अली सिद्दीकी, डिस्ट्रिक्ट लिया से। जी सवाल पूछें। वालेकुम अस्सलाम। जी सवाल पूछिए। शमशाद अली सिद्दीकी अर्ज कर रहा हूँ, डिस्ट्रिक्ट लिया से। जी तो डॉक्टर साहब, मैं गुजारिश ये करना चाह रहा हूँ, डॉक्टर साहब से मैं मशवरा करना चाह रहा हूँ कि लास्ट प्रीवियस है जो तकरीबन 3 माह से है ना, मुझे सांस चढ़ना शुरू हुआ था। ठीक है। हालांकि उस वक्त मेरी वॉक है जो डेली की वॉक मेरी कम से कम 3 किलोमीटर डेली की है, नमाज फजर के बाद वॉक थी। मेरी एज तकरीबन 52 ईयर्स है, वेट मेरा तकरीबन 82-83 के करीब है। ठीक है। हाइट मेरी तकरीबन 5.6 है। तो इस वक्त तो मैंने है ना यहाँ से ईसीजी कराई, ईसीजी नॉर्मल आई, तो हमारे कार्डियक डॉक्टर हैं लिया में, उनसे मैंने अपनी इको कराई, तो इको में उन्होंने मुझे रेफर कर दिया एंजियोग्राफी के लिए मुल्तान। मुल्तान से मैंने अपनी एंजियोग्राफी कराई, तो उसमें उन्होंने मुझे क्लियर किया कि आपकी 3 वेन्स ब्लॉक है। तो मैंने काउंसलिंग बोर्ड लिया फैसलाबाद, तो वहाँ भी डॉक्टर्स ने है ना जो मेरे लिए यही डिसीजन लिया कि आप है ना जो अपना बाईपास करा लें, ओपन सर्जरी होगी। तो हमने है ना जो फिर डिस्कशन किया था लाहौर में डॉक्टर अजमल नकवी साहब से, तो उन्होंने मेरी मेडिसिन कुछ स्टार्ट कर दी थी। लेकिन यहाँ मैं ये बताता चलूँ डॉक्टर साहब के लास्ट तकरीबन 2 साल से मैं डायबिटीज का पेशेंट भी हूँ। फास्टिंग में मेरी शुगर है जो तकरीबन वो 160-140 के दरमियान रहती है। तो उसके लिए मैं गैस्ट्रल 4 mg रेगुलर ले रहा हूँ। तो जब मैं वहाँ गया तो डॉक्टर्स ने है ना जो मुझे कुछ मेडिसिन स्टार्ट कर दी थी, जिनमें ट्रेवेमिट है 500+50, उसके बाद है जो कार्डिनेट है 2.6 मिलीग्राम में, और डेपोलेट है ये 75 mg में है, और इसके साथ है ना जो लो कोल है। तो ये मेरी मेडिसिन चल रही थी। तो मैं डॉक्टर साहब से ये मशवरा करना चाह रहा था कि इन मेडिसिन से और इसके साथ एक देसी वो पानी है 5 आप उसे कहते हैं, जिसमें अदरक का पानी है, लहसुन का पानी है, नींबू का पानी है, छोटा शहद है और सेब का सिरका है। तो ये पानी हमने तैयार किया था, मैं ये भी इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो उससे अल्हम्दुलिल्लाह सांस चलने में तो कुछ मुझे बेहतरी हो गई है। तो अब ये इशू है कि मजीद अगर थोड़ा सा भी कोई हार्ड वर्क कर लूँ या तेज कदमों से कुछ चलूँ तो मुझे दोबारा से सांस है ना जो वो फील होता है। दर्द वगैरह बिल्कुल नहीं है डॉक्टर साहब, मुझे है ना जो सांस जब चढ़ता है ना तो हल्की सी मेरे। ठीक है, बाईपास क्यों नहीं करवाया था आपने? जी नहीं, मैंने बाईपास नहीं कराया। ठीक है। और दवाइयों से आराम है आपको? ये प्रॉब्लम तो आप बता रहे हैं, लेकिन अदरवाइज आपको आराम है दवाइयों से? डॉक्टर साहब अब मेरी वो कंडीशन नहीं है जो पहले थी। ठीक है, ठीक है, ठीक है, जवाब देते। चले आपका सवाल का हम जवाब देते हैं। जी देखिए, अभी इनको मसला है 3 नालियां बंद हैं, इनको बाईपास का कहा गया है। बाईपास ये नहीं करवाना चाहते, लेकिन कहते हैं कि इन दवाइयों के साथ जब मैं चलता हूँ तो मुझे सीने में दर्द हो जाता है। तो इसका मतलब ये है कि दवाइयों के साथ भी इन्हें आराम नहीं आया। डॉक्टरों के मशवरे के साथ जिनको ये दिखा रहे हैं, अपनी दवाइज को दोबारा एडजस्ट करवा के ज़रा देखें कि क्या दवाइयों के साथ अपने रोज़ाना का काम काज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। अगर नहीं कर सकते तो मेरा इनको ये मशवरा है कि ये फिर बाईपास करवा ले। अगर डॉक्टर ने कहा है, ये सेकंड ओपिनियन उन्होंने ले ली, एक उन्होंने मुल्तान से ली और एक फैसलाबाद से ले ली, आपसे भी ले ली। हाँ, तो इसलिए अगर दवाइयों के साथ भी आपको आराम नहीं है तो फिर आपका बाईपास बनता है और डॉक्टर साहब से आप अपना बाईपास करवा लें। इन द मीन टाइम अपने डॉक्टर साहब से अपना नुस्खा एडजस्ट करवा लें, थोड़ी सी दवाइयाँ बढ़वा दें ताकि आपको चलने पे जो सीने में दर्द होता है उससे आपको आराम आ जाए। ठीक है, यानी कि ये एक दफ़ा डॉक्टर को दिखा लें और दवाइयाँ एडजस्ट करवा लें, अगर उससे सर्जन से सर्जरी का टाइम ले लें। ठीक है। हाँ जी सर, फाइनल मैसेज क्या देंगे आप? मैसेज ये है जी कि दवाइयाँ अपनी बाकायदगी से लें, एहतियात करें, रोज़ाना की आधा घंटे की वॉक करें, सिगरेट नोशी ना करें, नींद 6 से 8 घंटे जो है वो पूरी करें, गैर ज़रूरी टेंशन और स्ट्रेस वो ना लें, तो इंशाल्लाह आपको और जो है वो आराम रहेगा। और ज़्यादातर वो मेरे मरीज़
जिनको तकलीफ़ है और अपनी दवाई बाकायदगी से लेते हैं और अपनी एक्टिविटी उसी हिसाब से चलाते हैं कि उन्हें कोई तकलीफ़ नहीं होती, तो अगर वो नहीं करवाना चाहते बाईपास या स्टेंट नहीं डलवाना चाहते और आराम है दवाइयों के साथ, तो वो दवाइयाँ चलाए रखें। और जब दवाइयाँ खाने के बावजूद उनको तकलीफ़ हो तो फिर या स्टेंट डलवा लें या सर्जरी करवा। बहुत शुक्रिया सर हमें प्रोग्राम में टाइम देने का। शुक्रिया जी नाजरीन, प्रोग्राम आपने देखा, उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। हमारा मैसेज यही है कि इंसान को ख़ुद पता लगता है, अगर कोई अलामत आपको आ रही है तो डॉक्टर के पास ज़रूर जाएं, अपनी दवाई एडजस्ट करवा लें, उससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। और स्ट्रेस ना आपने ख़ुद लेनी है और ना किसी को देनी है। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अल्लाह हाफ़िज़।